हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ हाउ कैन यू क्रैक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक्स, द स्ट्रेटजी, द रिवीजन स्ट्रेटजी, टेस्ट एंड नोट्स। और ये जो मेरा CAPF पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत सारे फ्री नोट्स और इसके साथ साथ हम लोग फ्री सेशंस भी इसके ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, और कोर्सेज भी स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे। हम लोग करंट अफेयर्स सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पेपर 2 के कुछ टेस्ट है, डिस्कशंस है, ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट, वो भी हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने ऑलरेडी हिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर दिया है। हम लोग धीरे धीरे अभी पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर ऑन योर स्क्रीन 9867321800 और 7420831018। So let us start with the how to crack the CAPF AC examination 2020. So let me introduce myself. I am Assistant Commandant Dr. Prashant Jagtap. This is how I served in Central Industrial Security Force. This is me when I was serving in my unit in CISF with the blue beacon. CISF हो सभी फोर्सेस में, we being the part of the Central Armed Police Forces, हम लोग को नीली बत्ती या ब्लू बीकन का गाड़ी मिलता है। गाड़ी हर किसी को मिलता है, असिस्टेंट कमांडेंट को। इनफैक्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी असिस्टेंट कमांडेंट या कैप्टन इक्विवेलेंट जो रैंक्स है, इसमें इंडिविजुअल गाड़ी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग के फोर्सेस में, सभी CAPFs में आपको गाड़ी मिलता है, आपको ड्राइवर मिलता है, आपको बंगलो या फिर गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है। हम लोग का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा रहता है। अबाउट मी, आई एम अ पैशनेट टीचर, प्रोफेशनल सोल्जर एंड क्वालिफाइड डॉक्टर एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट. I joined Central Industrial Security Force in 2014. I cracked UPC CAPF AC 2012 examination with All India rank 80. I served in Central Industrial Security Force for 5 years as Assistant Commandant EXE. EXE means Executive, मतलब ये जनरल ड्यूटी का ब्रांच रहता है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल, मतलब मेडिकल कैडर में एज ए डॉक्टर करके भी ज्वाइन हो सकता था, बट मेरा पैशन था। मुझे वर्दी तो चढ़ाना था, लेकिन इसके साथ साथ मुझे वेपन्स भी चलाने थे, मुझे टैक्टिक्स सीखना था, मुझे अपने आप को फिट करना था, मिलिट्री ट्रेनिंग से जाना था और GD में सर्व करना था। GD में या एग्जीक्यूटिव कैडर में सर्व करके मुझे सैलरी कम मिला। कम इन द सेंस कंपेयर टू, अगर मैं मेडिकल कैडर में ज्वाइन हो गया होता तो मुझे 35,000 सैलरी ज़्यादा मिलता था। लेकिन मैं एक्सपीरियंस के लिए एक ज़िंदगी में एक बार करना था, नेशनल सर्विस करना था यूनिफॉर्म पहनने के सेंट्रल फोर्सेस में, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ था। इसीलिए मैंने मेडिकल कैडर में ज्वाइन नहीं किया। CISF में ज्वाइन करने से पहले आई प्रीवियसली वर्कड एज अ मेडिकल ऑफिसर क्लास 1 गैजेटेड विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एंड आई ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर इन फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट इन राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, Maharashtra. Currently, I am also teaching on Unacademy platform. I am currently one of the top educators, and I am also the director of the Pathfinders Academy और CAPF Pathfinder, जो YouTube चैनल के ऊपर आप ये देख रहे हो। और लास्ट ईयर इन 2018 एग्जामिनेशंस 120 ऑफिसर्स मेरे एकेडमी से कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं CAPF AC 2018 एग्जामिनेशंस में। उसमें से बहुत सारे अभी ITBP है, SSB है, उनका ट्रेनिंग आ गया है, वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं। CRPF, CISF और दूसरे फोर्सेस का BSF जो है, इनका ज्वाइनिंग अभी आना बाकी है। आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ 3 टॉप बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रो हिल पब्लिकेशन। मेरे पेपर 2 का बुक बहुत ही पॉपुलर है, and currently more than 8,000 students from all over India are already enrolled on my for my paid live online classes on Unacademy Plus platform for paper 2. By qualification, I am MBBS and MA Psychology, and I am currently pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law, Hyderabad, and I am also pursuing diploma in geopolitics and international relations. So this is just brief about me. About the Central Armed Police Forces, as all of you already know, Central Armed Police Forces are BSF, ITBP, SSB, CISF, CRPF, NHG and SPG. These are Central Armed Police Forces. These are not army organizations.
सो आप में से आपको भी अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कोई भी रैंक में ज्वाइन होते हो, you can even be part of these organizations. They do everything under the sun required for the national security besides being pressed into area of onerous security operations. हम लोग नक्सलाइट से भी लड़ रहे हैं, टेररिस्ट से भी लड़ रहे हैं, इंसर्जेंट से भी लड़ रहे हैं और स्मूथ इलेक्शंस भी कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को भी गार्ड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस को और वीआईपीज को भी गार्ड कर रहे हैं. सीएपीएफ्स है, ये दोनों का काम करते हैं, आर्मी का भी काम करते हैं और पुलिसिंग का भी काम करते हैं. सो वी हैव अ ड्यूअल रोल व्हेन इट कम्स टू आवर रोल्स. सो हम लोग का ड्यूटी भी वैसा ही है और हम लोग का एग्जामिनेशन भी वैसा ही है. So as far as the promotional avenues are concerned, when you join in the rank of assistant commandant is class 1 gazetted rank, and appointing authority for assistant commandant is president himself or herself. सो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके नाम से आपका अपॉइंटमेंट निकलता है. जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है, कोई भी रैंडमली आर्बिट्रीली आपको जॉब से निकाल नहीं सकता है. प्रमोशनल एवेन्यूज आर प्रेटी वेल. आप अल्टीमेटली अगर आपके पास 35 years of सर्विस है, अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हैं बिफोर 25, you have good chance of becoming at least IG to ADG. You can become ADG and eventually you will also become DG of the force, equivalent to general of the army, means head of the force. So जितने भी head of the forces है, they either are joining at the rank of assistant commandant from their cadres, and currently जो DGs जो है they are from the IPS cadre, but eventually all the cadre officers will become DG. and जो आईपीएस ऑफिसर्स को फैसिलिटीज थे, आईएएस ऑफिसर्स को फैसिलिटीज थे, फॉर एग्जांपल नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ये फैसिलिटी अभी सीएपीएफ को ऑलरेडी मिल चुका है. एनएफएफयू वी ऑलरेडी हैव. ओजीएएस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज स्टेटस वी ऑलरेडी हैव. इसके साथ साथ हम लोग को पेंशंस है. वी हैव पेंशंस इन द सेंस इवन दो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटरी, बट वी डू हैव पेंशंस. इफ यू सर्व फॉर 20 years you will have good pension. अगर आप पूरा सर्विस करते हो, after 35 years of service, suppose you join tomorrow, after 35 years of service, your pensions, only pensions will be around 2.5 to 3 lakh rupees per month. ये इतना आपका पेंशन होगा 35 years के बाद. और आपका अभी जो सैलरी मिलता है उसके लिए मैं और एक अलग से नया वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अच्छा सैलरी मिलता है. अराउंड 1 लाख रुपीज़ आपको सैलरी मिलना शुरू होता है, ट्रेनिंग से ही सैलरी मिलता है. असिस्टेंट कमांडेंट इज अ कमीशन्ड ऑफिसर. असिस्टेंट कमांडेंट इज गैजेटेड ऑफिसर एंड कमीशन ऑफिसर. बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट को रिक्रूट असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए नहीं लिया गया है. असिस्टेंट कमांडेंट बाद में जाके, ये मिडिल लेवल का रिक्रूटमेंट है, हायर लेवल में जाके वो लीड करेगा, वो भी अल्टीमेटली फोर्स का चेहरा बनने वाला है, लीड करने वाला है, इसलिए असिस्टेंट कमांडेंट को रिक्रूट किया गया है. असिस्टेंट कमांडेंट अगर आप एएसआई, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हो तो असिस्टेंट कमांडेंट करके आप रिटायर्ड हो सकते हो. सो प्रमोशनल एवेन्यूज आर प्रेटी गुड कंपेयर टू एनीथिंग एल्स. इसके साथ साथ जो डिप्यूटेशन एवेन्यूज है, जो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, यू कैन ज्वाइन आईबी, यू कैन ज्वाइन रॉ, you can join CBI if you are interested, you can join NIA, you can join NCB, you can go to the UN peacekeeping missions. All the CAPF are already deployed in UN peacekeeping missions. You can join the special forces of those particular forces. You can join NCRB, National Crime Record Bureau. You can even join NITI Aayog. यू कैन ज्वाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसके साथ साथ और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ओपन हो जाते हैं. आप स्टेट गवर्नमेंट में भी कभी कभी डिप्यूटेशन पे जा सकते हो बेस्ड ऑन स्पेशलिटी. और हम लोग भी कुछ कोर्सेज करते हैं, उसके लिए बाहर भी हम लोग इंडिया के बाहर भी जाते हैं, जैसे कि BDDS बॉम्ब डिस्पोजल का कोर्स रहता है या एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग्स के कोर्सेज रहते हैं. उसमें से कुछ कोर्सेज US में भी होते हैं. गन्स और ग्लोरी का क्या कहना, गन्स और ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा. वी हैव सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्मॉल आर्म्स इन द वर्ल्ड. ये देख सकते हो आप, हम लोग के पास बेरेटा है, टैवोस है, हम लोग के पास MP9 है, MP5 है, M4 है और ग्लॉक पिस्टल्स है. वी हैव सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स इन द वर्ल्ड. As far as exam pattern is concerned, the written examination comprises of 2 papers. There are 2 papers. It is a one-day examination.
2020 में भी it will be a one day examination, and 2021 में भी it will be one day examination. 2021 का जो examination है, it is scheduled on 8th of August. 8th of August 2021 में ऑलरेडी ये एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है. इट इज अ सिंगल डे एग्जामिनेशन. अगले साल भी कोई पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है. यू डोंट हैव टू वरी. द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज दिस इज वन डे एग्जामिनेशन, एंड इन वन डे रिटन एग्जामिनेशन में दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इनटू 3 phases. फर्स्ट फेज इज रिटन एग्जामिनेशन. रिटन एग्जामिनेशन में देर आर 2 papers. दिस इज वन डे एग्जामिनेशन. आउट ऑफ these 2 papers, first paper is general ability and intelligence as described by UPSC. This is of 250 marks. And there is second paper which is conducted on the same day. Same day पे होगा. ये 2 बजे होता है, ये 10 बजे होता है सुबह. ये 2 बजे रहता है. This paper is जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन. कुछ लोग इसको इंग्लिश का पेपर भी कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का पेपर नहीं है. ये 200 मार्क्स का पेपर है और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है. मतलब इसमें आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, आंसर जो भी है वो लिखना पड़ेगा आपको जो आंसर शीट दिया है. और जो पेपर 1 है इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. मतलब इसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को 2 मार्क्स है. ये 2 घंटे का पेपर रहेगा और इसमें जो आंसर्स है आपको जो सर्कल दिए रहेंगे, OMR शीट बोलते हैं. ये OMR शीट में आपको ऐसे सर्कल्स दिए रहेंगे. ये सर्कल्स आपको करेक्ट सर्कल आपको मार्क करना है, ऐसे ब्लैक करना है. ठीक है. पेपर 1 इज ऑल्सो नोन एज जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर. इसमें जो इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है दिस इज जनरल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एंड जनरल एबिलिटी इज नथिंग बट जनरल स्टडीज. और इसको CDS, FCAT या फिर और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले SSC, CGL दे कॉल इट जनरल नॉलेज. दे कॉल इट जनरल नॉलेज. पोटैटोज सेम थिंग है, डिफरेंस कुछ नहीं है, सिलेबस सेम है. इसमें 125 MCQs पूछे जाते हैं कैरिंग 2 मार्क्स. दैट इज ये एग्जाम पूरा पेपर जो है 250 मार्क्स का है. और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है 0.67 मार्क का निगेटिव मार्किंग रहता है. सो ये एग्जाम के ये पेपर में, पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग है, एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन पेपर 2. फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.67 मार्क्स विल बी कट. And the objective type of questions with multiple choice choices, there will be 4 multiple choices in this paper. And इसमें जो एरियाज है, सिलेबस है, अभी मैं बताऊंगा. इसके लिए क्या क्या बुक पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा. ये MCQ रहेगा. सो इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको ये जनरल साइंस इसलिए बता रहा हूं. द क्वेश्चंस यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, questions will be said to test general awareness, scientific temper, comprehension, appreciation of scientific phenomenon of everyday observation, including new areas of importance like IT, information technology, biotechnology and environmental sciences. So ultimately इतना ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है. ये बेसिक साइंस है और हम लोग को भूलना नहीं चाहिए. दिस इज अ जनरल साइंस. दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सेक्शन जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो IAS IPS वाला. इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन हम लोग के जनरल साइंस से बिल्कुल अलग है. हम लोग जो क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिक साइंस है, इसके ऊपर बेसिक फिनोमिना के ऊपर फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. इसलिए हम लोग को सिविल सर्विसेज से अलग बुक पढ़ने पड़ते हैं. और इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, जनरल साइंस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें जो 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम जनरल साइंस. 25 से 30 क्वेश्चन मतलब लगभग 50 to 60 मार्क्स ये अकेले पेपर के वेटेज लेके जाता है. इसलिए इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा. इसके लिए क्या आप पढ़ सकते हो, आप इसके लिए बेसिकली 8, 9, 10th NCERT पढ़ सकते हो. काफ़ी क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास टाइम बचा तो यू कैन गो फॉर अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, इंग्लिश में है तो, या फिर सचिन भस के नाम का एक बहुत अच्छा बुक है, इंग्लिश में चाहिए तो. और NCERT 11th 12th के बायोलॉजी के सिलेक्टिवली करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जिसमें जेनेटिक्स वगैरह वो जो टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी है, उतना ही करना पड़ेगा. अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बाकी बुक्स मत पढ़िए, वो बहुत ही ज़्यादा बुक्स है.
बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा और एग्जाम से इंपॉर्टेंस हट जाएगा, खाली आप टाइम पास हो जाएगा एंड इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो बेसिकली गो फॉर द एनसीईआरटी। आप हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, गो फॉर द 8, 9, 10th एनसीईआरटी। और अगर आपके पास टाइम वो एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं है, अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया या फिर सचिन बस के इंग्लिश में ये है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में आप दृष्टि आईएएस का एक हिंदी में बुक है, जनरल साइंस का अच्छा बुक है, वो भी पढ़ सकते हो, या फिर ल्यूसेंट जीके या फिर ल्यूसेंट जनरल साइंस से भी हिंदी में आप पढ़ सकते हो। इट इज़ योर चॉइस। एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं। इसमें 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है, अगर एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपको मिनिमम आने पड़ेंगे। 15 to 20 questions means you should at least earn 30 to 40 marks in this section, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स है उनसे आपको सेपरेट करेगा, ज़्यादा मार्क देगा। इसमें भी आपको फोकस जो करना है, मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फ्रॉम बायोलॉजी, सो बेसिक बायोलॉजी अच्छे से करके रखिए। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वल क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वल क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में जनरली 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी बचे हुए 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ रहे हैं। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस है, इसके लिए मैं पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट लेके उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के पेपर 1 का, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जनरली आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, नया पॉलिसीज वगैरह वगैरह आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसमें जो बुक्स पढ़ना है, अगर पॉसिबल है तो 11th का एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, हिंदी या इंग्लिश में पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल है तो एम लक्ष्मीकांत नाम का मैग्रो हिल पब्लिकेशन का बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। पॉसिबल है तो ये पूरा पढ़ लीजिए। इसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स क्या पढ़ना है इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। और ये जो बुक है इसमें आप जो पढ़ना है, इसका जो आपका टारगेट रखना है, इसमें जनरली 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस, ये लक्ष्मीकांत नाम का बुक है, लगभग सभी क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। और ये सेक्शन आपने बहुत अच्छा किया तो इसमें एक्यूरेसी सबसे अच्छा रहता है। सो यू कैन easily be correct about the 90% of the questions. सो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि 15 to 20 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको लगभग 13 से 18 क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। 13 to 18 क्वेश्चंस आपको इसमें से सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जनरली वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए इकोनॉमिक्स ये ऐसा सेक्शन है जिसके पीछे आप बहुत भागते हो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम है तो 11th का एनसीईआरटी जो एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th के एनसीईआरटीज है मैक्रो एंड माइक्रो, ये आप पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आपको आपको रमेश सिंह वगैरह इकोनॉमिक्स का डेडिकेटेड बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो ये इकोनॉमिक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जनरली 3 से लेके 8 तक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है और वो वर्थ भी नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे सीपीएफ पाथफाइंडर पे या फिर पाथफाइंडर्स एकेडमी पे। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी। ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, ये सोचते हैं मैथ्स का है। दिस इज नॉट मैथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट मैथ्स। इसमें 4 अलग अलग कंपोनेंट है। इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग के, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली टोटल क्वेश्चंस आते हैं 20 to 25। एक्सपेक्टेशन ये है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। सो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आप इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, कोई भी बैकग्राउंड रहा तो 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसलिए 8 से 10 क्वेश्चन पक्का सॉल्व कीजिएगा।
इसके लिए अगर आपको बुक चाहिए तो सबसे पहले बुक में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ोगे टॉपिक वाइज तो भी चलेगा, आपको पता चल जाएगा जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सपोज आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप YouTube में वीडियो देख सकते हो। हम लोग भी CAPF पाथफाइंडर चैनल के ऊपर जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए एक फ्री कोर्स लेके आएंगे जिसमें CAPF से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में फ्री वीडियो सीरीज रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन गो फॉर RS अग्रवाल, अगर आपके पास टाइम है यू कैन गो फॉर RS अग्रवाल। इसके बाद हिस्ट्री के ऊपर बहुत लोग बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो जनरली आते हैं, आप हिस्ट्री में साल मतलब ईयर्स और डायनेस्टीज उनके नेम्स और वॉर्स याद रखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एक बार कर लीजिएगा टॉपिक वाइज, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि याद क्या करना है। हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना वर्थ नहीं है। हिस्ट्री में 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ दोस 15 to 20 क्वेश्चंस जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरली 10 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और मेडिवल के ऊपर सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। मेडिवल के ऊपर 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप एंशिएंट और मेडिवल को नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपने सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप एंशिएंट और मेडिवल करने के पीछे बहुत ज़्यादा बुक पढ़ के अगर आपको याद नहीं रहने वाला है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें जो बुक्स है जो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो नए वाले एनसीईआरटीज 12th स्टैंडर्ड के, ये 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटीज है। नए वाले एनसीईआरटीज हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी में भी पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, थीम 1, थीम 1, थीम 2, थीम 3 एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ये नए वाले एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास समय है तो या मैं रिकमेंड करूंगा कि स्पेक्ट्रम राजीव अहीर सर का जो बुक है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का मॉडर्न इंडिया के लिए, वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपने राजीव अहीर सर का बुक नहीं पढ़ा है, आपने बिपिन चंद्रा पढ़ा है या और कोई RS शर्मा पढ़ा है, कोई भी बुक पढ़ा है, वो बुक को कंटिन्यू कर लीजिएगा। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बुक मत पढ़िएगा, जो बुक पढ़ा है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये छोड़ के भी अगर आपके पास ज़्यादा समय है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। फिर इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यूपीएससी ने वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में बोला है तो रिलेवेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें आपके पास अगर समय है तो GC लियोन सर्टिफिकेट इन फिजिकल ज्योग्राफी कर लीजिएगा, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और अगर समय नहीं है तो छोड़ दिया तो भी चलेगा। लेकिन 11th 12th के जो एनसीईआरटीज है मैं रिकमेंड करूंगा ये चारों एनसीईआरटीज अच्छे से कर लीजिए, कोई भी एक एटलास के साथ। ऑक्सफोर्ड का एटलास पढ़ा तो भी चलेगा, एटलास को रेफर करते जाना है, मैप को देखते जाना है। इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल टू यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये जो क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं, ये टोटल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 15 to 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आउट ऑफ these questions are very easy and straightforward questions. Out of these you can easily solve 12 to 15 questions and this is what our target should be. इतने क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो भी चला जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक वन लाइनर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। ये छोड़ के अगर आपको ये कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये छोड़ के कोई भी बुक पढ़ना है, यू कैन गो फॉर माजिद हुसैन। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुक है, लेकिन आपने पहले पढ़ा है तो पढ़ सकते हो। या फिर मैं और अच्छा सिंपल बुक रिकमेंड करूँगा आपको, महेश कुमार बर्नवाल सर का बुक है, इंग्लिश और हिंदी में एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसको पढ़ा तो भी चलेगा।
उसके बाद करंट अफेयर्स, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके पीछे आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, आप नोट्स भी मंगा रहे हो, आप मैगजीन भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, खुद के नोट्स भी निकाल रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें 25 टू 30 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये 25 टू 30 क्वेश्चंस है ना, इसमें से 15 टू 20 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, और ये आप कुछ भी कोई भी एक सोर्स से करो उसमें से डायरेक्टली आ जाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर ओनली वन सोर्स। कोई भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है, कोई भी कोर्स कर रहे हो, एक ही सोर्स को फॉलो करो। रादर देन फॉलोइंग 2, 3, 4 मोर सोर्स, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 100% क्वेश्चंस कभी भी कवर नहीं होने वाला है। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स से काफी अलग है। ये सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स से अलग कैसे हैं? इसके करंट अफेयर्स में, सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स में आपको बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स ये सीडीएस और एफकेट की तरह है, या आपके स्टेट पीसीएस की तरह है, या एसएससी सीजीएल की तरह है। इसमें पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनैलिटीज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नाम, अपॉइंटमेंट्स, ये सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वन लाइनर है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अनलाइक सिविल सर्विसेज। इसीलिए आप सिविल सर्विसेज का कोई भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो वो हमारे एग्जाम के लिए इररिलेवेंट हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीएपीएफ स्पेसिफिक कोई भी करंट अफेयर्स मटेरियल फॉलो करना शुरू कर दो। सीएपीएफ स्पेसिफिक करंट अफेयर मटेरियल आपको ज़्यादा मदद करेगा। आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर पाथफाइंडर्स एकेडमी और सीएपीएफ पाथफाइंडर्स नोट्स। वी प्रोवाइड 2 डिफरेंट करंट अफेयर्स नोट्स फॉर पेपर 1। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 के हम लोग करंट अफेयर्स के नोट्स अलग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, गवर्नमेंट न्यूज, स्कीम्स, बुक्स, ऑथर्स, कोई ऑबिचुरी हुआ है, कोई समिट ऑर्गेनाइज किया है, ये सब कुछ डिफेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। दीज आर बेसिकली वन लाइनर्स। और पेपर 2 के लिए, पेपर 2 का रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, इसीलिए पेपर 2 के लिए वी प्रोवाइड कंप्लीटली डिफरेंट करंट अफेयर्स। इट इज इशू बेस्ड। सो पेपर 2 के लिए हम लोग जो करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका नाम है अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। अभी इको वाला सीरीज आ जाएगा। अल्फा करंट अफेयर जो है लास्ट ईयर जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019। ब्रावो करंट अफेयर्स है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019। चार्ली करंट अफेयर्स है जनवरी, फरवरी, मार्च 2020। और डेल्टा करंट अफेयर्स है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, अप्रैल, मई, जून का, और जुलाई से लेके आगे वाला इको में आ जाएगा। ये जो करंट अफेयर्स के इश्यूज है ये इशू बेस्ड है। ये पीडीएफ में आपको मिलेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे है तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। आप ये यूट्यूब पे आप फॉलो करते रहेंगे, इसमें भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पेपर 2 के जो नोट्स है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। ये आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट में, और आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या सीडीएस, एफकैट, या कोई भी एग्जामिनेशन की एसएसबी के लिए जा रहे हो, उसके लिए आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पेपर 2 ये हो गया। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव था, इसके बाद आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 ये 3 घंटे का पेपर है। पेपर 1 2 घंटे का पेपर है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलता है। सेम डे पे पेपर 2 भी चलेगा। ये दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो पेपर 1 के लिए आपको मीडियम का टेंशन नहीं है। आपका पेपर एक साइड में हिंदी में, दूसरी साइड में इंग्लिश में ऑटोमेटिकली रहेगा पहले से ही। पेपर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये 3 घंटे का पेपर है। ये 3 घंटे का और 200 मार्क्स का पेपर है। यूपीएससी ने इसका नाम रखा है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन।
जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। यूपीएससी ने इसको कभी भी इंग्लिश ये वर्ड कहीं पे भी यूज ही नहीं किया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है। इसीलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट करके इंग्लिश का पेपर बना के जाते हो। इसीलिए मैक्सिमम पीपल 80 to 90% पीपल फेल इन पेपर 2। पेपर 2 में आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क चाहिए 50 मार्क्स मिनिमम आएंगे तो ही आप एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर किए जाओगे। रिकमेंडेशन के लिए 50 मार्क्स नहीं आएंगे तो कंसिडर नहीं किए जाओगे। सो ये पेपर में मिनिमम मार्क्स चाहिए 50। और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप मीडियम चूज करना है। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो मीडियम चूज करना है। शुरुआत में फॉर्म भरते वक्त ही मीडियम चूज करना है। इसका जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ निबंध के लिए है, एसे के लिए है। सो ऐसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हो और कोई भी रीजनल मीडियम चूज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है, एग्जाम में जाके हिंदी में लिखा तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपको अपना मीडियम चेंज करना है, फॉर्म भरते हो गलती हो गया, आप दूसरा फॉर्म भर के मीडियम चेंज करके लिख सकते हो। आपने जो सबसे लास्ट में फॉर्म भरा है, आपने कितनी भी बार फॉर्म भरा तो चलेगा, सबसे लास्ट में जो फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी ऐसे छोड़ के बाकी सभी पेपर, ऐसे वाला कंपोनेंट 80 मार्क्स का है और बाकी बचा हुआ 120 मार्क्स का पेपर आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ये हिंदी या फिर इंग्लिश में रहेगा, ये आपका इंग्लिश में भी रहेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखने से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी मीडियम में लिखो, आप अगर अच्छा आंसर लिखते हो, हिंदी मीडियम में अच्छे हिंदी ऐसे लिखे तो आपको इंग्लिश मीडियम में खराब इंग्लिश के ऐसे लिखने से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। जो भी लिख रहे हो आपने अच्छा लिखा तो मार्क्स आ जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों को मार्क्स नहीं आते, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी इसलिए है, या हिंदी मीडियम वालों को मार्क्स इसलिए नहीं आते, उनको एसेज में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन बाकी बचा हुआ जो 120 मार्क्स का ये जो कंपोनेंट है, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, इसमें उनका इंग्लिश के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही काम नहीं किया। बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक करते हैं और ये सबसे स्कोरिंग वाला पार्ट है ये 120 मार्क्स का। इसमें ही उनको कम मार्क्स आ जाते हैं। इसीलिए ऑन एन एवरेज हिंदी मीडियम वालों को मार्क कम आते हैं, ना कि उनका हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए, ताकि उनका इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवरेज नॉर्मल इंग्लिश में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट है मेरा, जो जिसको ऑल इंडिया टॉपर आया पेपर 2 में, ऑल इंडिया रैंक 47, उनके जो मार्क्स थे 110 मार्क्स थे। ही इज फ्रॉम मराठी मीडियम। उन्होंने अपना पूरा स्कूलिंग मराठी मीडियम में किया है, वर्नैक्युलर्स में, और वो पेपर के टॉपर है। तो इसका आपके मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है। आपने अच्छा आंसर लिखा तो आपको पक्का मार्क आ जाएगा। बट द मीडियम ऑफ प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। इसका सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, इसका नाम दिया है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। 200 मार्क्स का पेपर है, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इसका जो पेपर 1 है, ये पेपर 1 में ऐसे पूछे जाते हैं। 4 एसेज है, एक ऐसे 20 मार्क्स का है, टोटल ये 80 मार्क्स का पेपर है। ये आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको पार्ट बी बोला गया है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और अदर लैंग्वेज स्किल्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह रहता है। ये 120 मार्क्स का पेपर है। और ऐसे में आपको ऑप्शन मिलेंगे। 6 में से आप 4 निबंध लिख सकते हो। 6 में से आउट ऑफ 6 यू कैन राइट 4 essays and all the other sections are mandatory compulsory. There are no options given. आपको जो भी लिखना है, you must compulsorily write 2 arguments, 2 reports, 1 précis, 1 comprehension and all the grammar which is of 20 marks. So हम लोग का जो ग्रामर है it is only of 25 मार्क्स का ग्रामर है and it is 6th क्वेश्चन। ये हमारे एग्जामिनेशन का 6th क्वेश्चन है और सिर्फ 25 मार्क्स का ग्रामर है। इसीलिए आपका ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो भी आपको ये पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इतना डरने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ये इंग्लिश ग्रामर का पेपर है और आपने ग्रामर बहुत अच्छे से कर लिया तो भी आप गारंटीड फेल हो सकते हो, क्योंकि ये पेपर सिर्फ 25 मार्क का ग्रामर का है। बाकी 175 मार्क्स का पेपर जो है जनरल स्टडीज का है।
इसीलिए आपको जनरल स्टडीज मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जो पेपर 1 में पढ़ा है इसका रिवीजन भी आपको लगेगा, अंडरस्टैंडिंग भी लगेगा। इसके साथ साथ पेपर 2 के लिए जो करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं अवेयरनेस उसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए जो बुक लिस्ट मैंने सजेस्ट किया है, अगर आपके पास समय है तो आप ये एनसीईआरटी हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हो एज पर आपका जो मीडियम है उसके हिसाब से। 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, 11th एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th का एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 12th का एनसीईआरटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी बुक बाय मैग्रो हिल पब्लिकेशन रिटन बाय अशोक कुमार आईपीएस, 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी, ये सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज है, 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। करंट अफेयर्स की जो मंथलीज है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ये मोर देन सफिशिएंट है और एग्जाम में आने वाले सभी चीजें इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। और इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स में हॉट टॉपिक्स के लिए हॉट जो रिलेवेंट चीजें हैं उसके ऊपर और एक कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिस्ट, जो जल्दी ही आपको आपके ग्रुप्स में, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, उसमें मिल जाएगा या हमारे वेबसाइट में भी मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो सेशन आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या आप सिंपली अपने टेलीग्राम चैनल से CAPF पाथफाइंडर्स करके सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स बहुत लगेंगे, जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जो लास्ट वाला कंपोनेंट है ग्रामर का, आप पाल एंड सूरी भी ले सकते हो, रीनन मार्टिन भी ले सकते हो, या SP बख्शी भी आप ले सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट इंग्लिश ग्रामर का आप जो चाहिए कोर्स भी कर सकते हो। अभी पेपर 2 में बहुत लोगों को बहुत कम मार्क आते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया 2018 का ऑल इंडिया टॉपर जो है उसको 200 में से 110 मार्क्स है, मतलब उसको टोटल जो टॉपर है उसको 55% मार्क्स आ रहे हैं। मतलब पेपर 2 में बहुत ज्यादा मार्क्स आते नहीं है। अगर 60% आ गया आपको तो आप इंडिया में टॉप कर सकते हो। तो ये पेपर में मार्क क्यों नहीं आते, उसके पीछे काफी रीजन है। एक, पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है, और दूसरा रीजन ये है जगह कम है। हम लोग को बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा पेपर लिखना है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से, आप जब प्रिपरेशन करते हो आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, जबकि पास होना बहुत ही आसान है। सो आपको क्लियरली पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ये फोकस आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, 3 घंटे आपको बिल्कुल भी पूरे नहीं पड़ने वाले हैं। टाइम अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपको 3 घंटे में आपका ये पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे इसमें 50% के आसपास मार्क आ रहे हैं। सो अगर आपने पेपर ही अटेम्प्ट किया 100 मार्क्स का, 95% लोग पूरा पेपर लिख के ही नहीं आते। 95% लोगों का, या फिर पेपर 2 का जो एवरेज अटेम्प्ट है 120 से लेके 160 तक है, 120 to 160, ऑन एन एवरेज 80 to 40 मार्क्स का पेपर पूरा इंडिया छोड़ दे रहा है। सो अगर आप 120 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको 60 के आसपास ही मार्क्स आने वाले हैं, वो भी आप टॉपर्स में रहोगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो सो इसीलिए इसका अटेम्प्ट 200 मार्क्स का होना बहुत ही जरूरी है। आपको पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए। और इसके साथ साथ कंटेंट क्वालिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग को बोरी भर के, ट्रक भर के गोबर बिल्कुल नहीं चाहिए, यूपीएससी को बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको चाहिए थोड़ा सा लिखो, लेकिन सोना चाहिए, खरा सोना चाहिए, गोबर नहीं चाहिए। सो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा। एग्जाम का रिक्वायरमेंट समझ के
क्वेश्चन का डिमांड समझ के आप थोड़ा सा भी लिखोगे उसको चलेगा। द क्वालिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि ऐसे 300 वर्ड्स में लिखो, आपने 350 वर्ड्स में भद्दा लिखा तो मार्क्स नहीं आने वाले, लेकिन 200 ही वर्ड में 2 ही पेजेस में अच्छा लिखा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इट इज नॉट नंबर ऑफ वर्ड्स, कितना बड़ा लिखा है उसके मार्क्स नहीं है, कितना अच्छा लिखा है उसके मार्क्स है, क्वालिटी के मार्क्स हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 की जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है हम लोग सीएपीएफ पाथफाइंडर्स एकेडमी दोनों जगह पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप हमारा इवेंचुअली टेस्ट सीरीज जो है आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। The test series for paper 1 and paper 2 is free of cost. paper 1 completely free है, ये complimentary है। paper 2 का पेपर और आपको आंसर्स इसके मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर 2 चेक करके चाहिए, इवेल्युएट करके चाहिए, तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे आपको। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में अच्छे मार्क्स कमाने के लिए थॉट प्रोसेस। होता क्या है, लिखना तो आप बचपन से सीखे हो, आपको लगता है कि यार सर लिखना सिखा रहे, मुझे लिखना नहीं आ रहा है। तुम्हें लिखना आता है, बचपन से आता है। यू कैन नॉट थिंक, आपको सोचना नहीं आ रहा है, मतलब बाकी का सोचना नहीं आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो सोचते हो, वो सोचना नहीं है। करियर का सोच रहे हो, माँ बाप का सोच रहे हो, वो सोचना नहीं है। एग्जाम पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सोचना आपको आज तक किसी ने सिखाया नहीं है। ना ही ये स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही कॉलेज में सिखाया जाता है, हर कोई अपने आप सीखता है। तो ये थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मेरे सेशंस में हम लोग थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, हम लोग थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं। मेरे पेपर 2 के जो कोर्सेस है दे आर नॉट मियरली अबाउट इंफॉर्मेशन। गूगल पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पे दुनिया भर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी आप पेपर 2 में फेल हो जाते हो, क्यों? देन इट इज नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट process. So my courses are always about the transformation of the thought process. मेरे पेड कोर्सेस अनअकैडमी पे भी चल रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। आप चाहिए तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज माई रेफरल कोड प्रशांत YT10। अनअकैडमी में CPF CDS AFCAT में आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसमें ये रेफरल कोड यूज करने से जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको पेपर 2 क्या रहता है ये जानना है तो ये सेशन खत्म होने के बाद या फिर CAPF पाथफाइंडर जो आप YouTube चैनल देख रहे हो इसमें प्लेलिस्ट में चले जाइए। यहाँ पे पेपर 2 का मैंने एक पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कंडक्ट करके रखा हुआ है। आप उसको देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट आई कैन गारंटी यू कि आपको क्लैरिटी आएगा कि पेपर में पूछा क्या जाता है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये 13 सेशंस का है, शॉर्ट है। आप एक दिन में ये कोर्स को ख़त्म कर सकते हो। इसको पूरा देखिएगा तभी जाके ये अलग अलग कंपोनेंट को कैसे आंसर करना है आपको ये समझ में आ जाएगा। पेपर 2 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर 2 आपको या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। So thought process and transformation is the key to get good score in paper 2। क्वेश्चन पेपर 2 का फॉर्मेट क्या रहता है? राइट एसेज, 4 एसेज लिखना है आपको आउट ऑफ 6 एसेज, 300 वर्ड्स में, मतलब इसमें 3 पेजेस आपको ब्लैंक दे रहेंगे। उसके बाद ये एसेज सिर्फ मतलब निबंध जो है यू कैन राइट इन ईदर हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आपको जो आर्ग्यूमेंट पूछे जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट मतलब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको आपको या तो जस्टिफाई करना है या फिर उसको अपोज करना है। ये आर्ग्यूमेंट आपको फॉर या फिर अगेंस्ट में हर एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट लिखना है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया है। ये दोनों स्टेटमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करना फॉर और अगेंस्ट कंपलसरी है, ये इंग्लिश में ही दिया रहेगा। इसके बाद है आपको रिपोर्ट लिखना है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एक इकलौता एग्जामिनेशन में है जिसमें आपको रिपोर्ट लिखना पड़ता है। आपको 2 रिपोर्ट लिखना कंपलसरी है, दोनों रिपोर्ट इंग्लिश में ही लिखना है और एक रिपोर्ट के 10 मार्क्स है। ये 2 पेजेस का रिपोर्ट है, सिंपल रहता है और बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहता है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में आपको एसेज पता रहते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया है या आपको गाइडेंस ठीक से है। मेरे जो अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा या स्ट्रेटेजीज दिए हैं उसमें से
मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको 6 में से 5 ऐसे लगभग उसी में से आने वाले हैं। मैं जो सेशन ले रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर ले रहा हूँ या फिर यूट्यूब के ऊपर ले रहा हूँ, इसमें से ही आएंगे बिकॉज दीज आर वेरी 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 प्रेडिक्टेबल। लास्ट ईयर भी 4 ऐसे हम लोग ने जो प्रेडिक्ट किया था उसमें से आए थे। इसके बाद आपको रिपोर्ट लिखने के बाद आपको प्रेसी लिखना है। प्रेसी मतलब सारांश। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ये पैराग्राफ जो पैसेज है इसको 1/3 में करके लिखना है। आपको एक बॉक्स 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 वाला डिवीजन वाला एक पेज दिया रहेगा, बॉक्स बॉक्स में लिख के आपको ये प्रेसी राइटिंग करना है। ये 15 मार्क का कंपोनेंट है, ये इंग्लिश में ही है। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा। इसके ऊपर नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद जगह दिया रहेगा आंसर लिखने के लिए। वहां पे आपको पेन से वो क्वेश्चन को, वो पैराग्राफ के ऊपर आंसर देना है। हर एक आंसर को 4 मार्क्स है, ये 20 मार्क का कंपोनेंट है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन 6 and this question 6 is our grammar component. This is of 20 marks as you can see. 10 मार्क के आपको सबसे पहले 10 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसके सामने कुछ तो डायरेक्शन दिया रहेगा। ये जो ग्रामर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं अलग से सेशन आपको ये सीपीए पाथफाइंडर्स के ऊपर फ्री में ले लूंगा। उसके बाद आपको वर्ड दिए हैं, इसको सेंटेंसेस में यूज करना है। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है सी पार्ट, इसमें जो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसको विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस उनको करेक्ट करना है। विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस करेक्ट करना है। दिस ओनली 25 मार्क्स कंपोनेंट इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर और कोई भी इसमें ग्रामर का ज़्यादा रोल नहीं है। जो 2019 की जो पेपर आया था, पेपर 2 का मैं दिखाना चाहूँगा। जो ऐसे आए थे, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, दिस ऐसे इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही प्रेडिक्टेबल था। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप्स। जो व्हाट्सएप और फेसबुक और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और आपके बाकी के जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उनके चलते सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में था, प्रेडिक्टेबल था। सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। फार्मर्स के ऊपर कंजिक्यूटिवली 3 साल ऐसे आया है, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल था, करंट इश्यूज में से था। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, करंट इश्यूज में से था, प्रेडिक्टेबल था, न्यूज में था। द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, इलेक्शंस थे, ये प्रेडिक्टेबल था, न्यूज में था। द ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू द यूथ, ये पबजी के वजह से आया था, करंट में, न्यूज में था, प्रेडिक्टेबल था। राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट पूछे गए थे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, सिंपल बहुत ही पूछा गया है। होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद जो रिपोर्ट्स आए थे वो भी काफी प्रेडिक्टेबल रहते हैं। राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज लास्ट ईयर न्यूज में था, और वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर लास्ट ईयर न्यूज में था। चेन्नई में, केप टाउन में पानी कम हो गया था, इंडिया के काफ़ी सारे सिटीज़ में पानी कम हो गया था, इसके लिए वाटर स्कार्सिटी के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए आ गया। तो आप पेपर देख के मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, जैसे ये 2019 का पेपर था, हम लोग ने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे ही आया, वैसे ही 2020 का क्वेश्चन पेपर भी मैं जो बताते जाऊंगा टॉपिक्स उसमें से ही आएगा। आपने उतने टॉपिक करने से भी आपको ये पेपर क्लियर किया जा सकता है। दिस पेपर इज प्रेडिक्टेबल, और इसके लिए हम लोग इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको हम लोग को एनकरेज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम आपको नोट्स चाहिए, हम लोग यूट्यूब के ऊपर नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, नोट्स चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CAPF पाथफाइंडर्स, जो आपके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा, या फिर CAPF पाथफाइंडर्स आप टेलीग्राम में जाके सर्च करने से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सभी हम लोग जो फाइल्स देते हैं, हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर्स भी फ्री में अवेलेबल करके देते हैं। जो भी नोट्स है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। This is me. This is how I served in Central Industrial Security Force. The shoulder badge you can see on my right shoulder is Commando badge STF. I was trained Special Task Force Commando. This is how all of us should be serving with honor.
थैंक यू वेरी मच। आप अगर अनअकैडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन होना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर भी मेरे पेपर 1 और पेपर 2 के बैचेस चल रहे हैं। यू कैन ज्वाइन फॉर द CDS FCAT और CAPF। टेक सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन फॉर CDS FCAT एंड CAPF। आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जितने भी अटेम्प्ट है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। यू कैन यूज माई रेफरल कोड प्रशांत YT10, PRASHANTYT10। ये रेफरल कोड आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी पेड कोर्स यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये रेफरल कोड यूज करने से आपको जो कोर्स है उसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हम लोग के ऑफलाइन कोर्सेस अभी बंद है। जैसे कोविड खुल जाएगा हम लोग ऑफलाइन कोर्सेस रिज्यूम कर लेंगे पुणे में और दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच।